इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी खबर सामने आ रही है कि हमास के नेताओं से रूस के उप विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बंधकों की रिहाई के मामले को लेकर भी चर्चा हुई है। कतर में दोनों की मुलाकात हुई थी, यानी रूस के विदेश उप मंत्री के साथ हमास के नेताओं की मुलाकात और चर्चा ये कतर के अंदर हुई थी। कतर के दोहा के अंदर ये मुलाकात हुई थी और इसी को लेकर चर्चा सामने आ रही है, बात सामने आ रही है कि बंधकों की रिहाई के मामले पर भी उनके बीच में चर्चा हुई थी। और आपको बता दें कि दुनिया भर के कई देशों के बीच में यह चिंता है, क्योंकि हमास के पास जो बंधक हैं गाजा के अंदर, वो केवल इजराइल के नागरिक नहीं हैं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों के नागरिक भी हैं। और उन बंधकों की रिहाई को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर, राजधानियों के अंदर अलग अलग चिंताएं हैं और उसी मामले को सुलझाने की कोशिश और कवायद कई जगह देखने को मिल रही है। एक बार फिर रुक करते हैं, विशाल पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से लौटे हैं वापस। विशाल, जिस तरीके से बंधक संकट एक बड़ा हेडेक बना हुआ है इजराइल के लिए भी और साथ में दुनिया के कई देशों के लिए, उनके नेताओं के लिए भी, और कई राजधानियों के अंदर एक दूसरे को फोन किए जा रहे हैं कि आखिर इस बंधक संकट का समाधान कैसे निकाला जाए, कैसे हमास से छुड़वाया जाए उन नागरिकों को। देखिए प्रणय, बिल्कुल, और कतर और मिस्र इस समय इसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो अमेरिकी नागरिकों की रिहाई हुई थी उसमें कतर और मिस्र की ही सबसे बड़ी भूमिका थी। और एक बार फिर से आप देखिए, जो मुलाकात की खबर सामने आ रही है वो कतर में मुलाकात हुई है और इसमें भी बंधकों को रिहा करने पर ही बातचीत हुई। लेकिन यहाँ पर जो हमें तमाम सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, हमास के जो आतंकी हैं उनकी तरफ से डिमांड रखी जा रही है कि इजराइल इस बमबारी को रोके, इस युद्ध को रोके, और वो यहाँ पर बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो उनकी पॉलिसी रही है कि वो आतंकियों के साथ बातचीत नहीं करता है, वो हमास के साथ बातचीत नहीं करेगा, लेकिन बंधकों को रिहा करने की अपील इजराइल की तरफ से भी की जा रही है। और इजराइल यहाँ पर युद्ध रोकने का बिल्कुल भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा है और इजराइल की तरफ से साफ किया गया था, जब खबरें आ रही थी कि इजराइल इस युद्ध को रोक सकता है, सीज फायर कर सकता है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय, चूंकि आप वहां ग्राउंड से रिपोर्ट करके लौटे हैं, जरा इतना ये भी चीज बताइएगा कि आज जिस तरीके की कार्रवाई, ग्राउंड एक्शन देखने को मिला था आईडीएफ की तरफ से, इजराइल के टैंक अंदर दाखिल हुए थे, हालांकि वो वापस लौट आए, क्या ये माना जाए कि एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का प्रिकर्सर था? देखिए प्रणय, तैयारी इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की पूरी है और फिलहाल जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से पॉलिटिकल क्लियरेंस उनको मिलना बाकी है। और अगर पूरा गाजा बॉर्डर पर उनकी तैनाती है, रिजर्वियर्स को बुला लिया गया है, उनके टैंक तैनात हैं, बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्तर पर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इजराइल की आर्मी ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को यह भी बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया था, क्योंकि हमास के लोगों का मॉस्को पहुंचना कई चीजों के संकेत देता है। Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем. По поводу российско-иранских контактов в Москве я могу подтвердить, что сегодня заместитель министра иностранных дел России господин Галузин встретился с заместителем министра Ирана Бараги Киани. Я думаю, что в ближайшее время мы соответствующий материал также и опубликуем. तो रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का यह बयान हमने आपको सुनवाया, जिसमें उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि मॉस्को में पहुंचे हैं हमास के प्रतिनिधि, उनके साथ चर्चा हो रही है और इसके साथ ही मॉस्को में रूस और ईरान के प्रतिनिधियों और उनके नेताओं के बीच में भी वार्ता और चर्चा होगी। सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी चुनौती इस समय हमास के कब्जे में मौजूद उन नागरिकों को छुड़ाने की है, जिसमें इजराइल के तो नागरिक हैं ही, लेकिन साथ साथ दुनिया के कई देशों के नागरिक इसमें शामिल हैं। इसी मामले को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति जब इमैनुअल मैक्रोन तेल अवीव पहुंचे थे तो उन्होंने भी इसी मामले को लेकर चर्चा की थी और दुनिया के कई देश इस समय चिंतित और परेशान हैं। और ऐसे में रूस की भूमिका, रूस की मध्यस्थता या रूस की जो सक्रियता है वो भी देखी जा सकती है। वो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया के कटघरे में खड़ा था, कहीं ना कहीं इस समय एक सक्रिय भूमिका अपने लिए देखता हुआ भी नजर आ रहा है। एक बार फिर रुक करेंगे, मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से यह भी देखने को मिल रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन और रूस की सरकार, रूस का जो निजाम है वो कटघरे में खड़ा था, लेकिन इस संकट के मद्देनजर अगर देखा जाए तो दुनिया के कई देश, कई नेता जो हैं वो पुतिन से बात कर रहे हैं, सर्गेई लाव्रोव से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो यूक्रेन युद्ध का दबाव है वो इस समय कम होता नजर आ रहा है और एक सक्रिय भूमिका में रूस इस समय।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर रूस कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति इस वक्त बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई, उनके जो अन्य नेता हैं उनके साथ मुलाकातें हुई। जिस तरह से वो विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की खबर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अब तक मिडिल ईस्ट को होल्ड किया है उससे रूस कहीं ना कहीं आगे चलकर इस पर अपना प्रभाव बनाना चाह रहा है और यही वजह है कि इस वक्त इस बंधक सिचुएशन में रूस पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है। अगर इस बंधकों की रिहाई में रूस मध्यस्थता कराने में सफल रहा है, उनकी रिहाई कराने में सफल रहा, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं और उस पर रूस का प्रभाव जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इजराइल के साथ भी रूस के राष्ट्रपति ने बातचीत की थी, अन्य देशों के साथ भी बातचीत की थी और ऐसी स्थिति में देखना यही होगा कि इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ प्रणय कि अमेरिका इस पूरे मामले पर किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी तरह से इजराइल का साथ दिया है, इजराइल के साथ वो खड़ा दिखाई दे रहा है, अपनी युद्धपोतक विमान इजराइल के करीब तैनात कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का भी जो इस पे पूरा रुख रहने वाला है उससे बहुत चीजें साफ होंगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भी छाया हुआ है। इन दिनों लगातार अमेरिका की तरफ से, रूस की तरफ से कई बयान भी सामने आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में कई ड्राफ्ट रखे गए हैं।